नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2022 के लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग सीईटी, रीट मेंस एग्जाम, पीटीआई एग्जाम, इसके अलावा भी जितने भी आपके आरपीएससी और आरएसएसबी स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कल के सेशन में हमने 2022 के सितंबर 2022 के नवीनतम पेपर में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा, विरासत से जुड़े कुछ 20-25 प्रश्नों का डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसमें कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे। ये सीरीज आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, नियमित तौर पर आप इसका लाभ लेते रहें। साथ ही साथ इसमें आप कितने सवाल सही कर पाते हैं, आप स्वयं का एक टेस्ट देते हुए भी आप चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। साथ ही साथ इस सेशन को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट की प्रैक्टिस टेस्ट है वो स्टार्ट है। तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो संचालित है सेपरेटली। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, रीट थर्ड ग्रेड टीचर जो मुख्य परीक्षा है इसके लिए, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, आरओ, ईओ और एईएन के लिए भी टेस्ट सीरीज संचालित है, जिसका हिस्सा बन सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस सेशन को करते हैं शुरू। पहला सवाल जो कि 27 नंबर है। कल के सेशन में हमने इससे पहले वाले सवालों का डिस्कस है वो कर लिया था। तो अगला सवाल राज अगला 27 नंबर का जो सवाल है वो है, खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से होता है। तो खस क्या है, एक सुगंधित घास है जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है। ठीक है, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। और खस का यूज क्या होता है, तो इसका यूज मोस्टली इत्र बनाने में होता है। और खस से जुड़े इत्र उद्योग सवाई माधोपुर में काफी बड़ी संख्या में है। और इसके अलावा ये आपके जो रेफ्रिजरेटर है, कूलर वगैरह है, तो इनमें भी इस सुगंधित घास का है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो खस का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में होता है। ये एक सुगंधित घास है जो कि इत्र बनाने के लिए मुख्यतः यूज में ली जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान भूगोल से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान के त्रिवेणी संगम दे रखे हैं और वो त्रिवेणी जो संगम है वो कौन कौन सी नदियां मिलकर के बनाती है, इससे जुड़ा ये महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर बनास नदी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, तो इसका बनास, बेड़च और मेनाल, ये जो त्रिवेणी संगम है ये आपका बिगोद भीलवाड़ा में है, बनास, बेड़च और मेनाल का। राजमहल टोंक में बनास, डाई, खारी का त्रिवेणी संगम बनता है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, सीप का। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इसमें एक में ए बनास, बेड़च, मेनाल, बिगोद, भीलवाड़ा। ठीक है, एक में ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। ठीक है, तो बी तो इसमें कट ही गया। इसके बाद में बी किस में है, तो बी में बी केवल और केवल इस दो वाले में है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर तीन नदियां आकर के परस्पर मिलती हो, तो ऐसे स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और चारों ही एक ही प्रश्न में पूछ लिए हैं, तो कभी कभी अलग से ज्यादा बार सवाल है वो पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर।
तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कुल 4 जिले हैं, जिसमें कि बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और एक है आपका बाड़मेर। ठीक है, जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो साझा करता है आपका बीकानेर जिला। कितनी? तो बीकानेर है 168 किलोमीटर, जैसलमेर सबसे अधिक करता है 464 किलोमीटर, गंगानगर करता है 210 किलोमीटर और बाड़मेर करता है आपका 228 किलोमीटर। तो ये टोटल हो कितनी गई? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ लाइन के नाम से ये सीमा जानी जाती है। और शेष 4850 किलोमीटर को जो सीमा है ये राजस्थान के साथ में राजस्थान भारत के अन्य राज्यों के साथ में लगती है, 5 राज्यों के साथ में, जिसमें सबसे कम तो लगती है पंजाब के साथ में मात्र 89 किलोमीटर और सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में रखिए। राजस्थान का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, टोटल जो स्थलीय भूभाग है, इसकी जो लंबाई अगर बात करें तो ये राजस्थान इस प्रकार से है। ठीक है, और ये जो गोल घेरा है इसकी लंबाई है ये 5920 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीकानेर की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य है। तो प्लग एंड प्ले जो फैसिलिटी है ये विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए है, टू सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान सरकार ने एक प्लग एंड प्ले सुविधा है, फैसिलिटी है, वो शुरू की है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, विनिर्माण उद्योग स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसके पास में जमीन नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो राजस्थान सरकार क्या कहती है कि हम आपके लिए जमीन भी आवंटित करेंगे। जमीन आवंटित करने का कार्य रिको के द्वारा किया जाता है, यानी कि लीज पर जमीन दे दी जाएगी और उस रिको के द्वारा दी गई जमीन पर स्ट्रक्चर भी, भवन निर्माण भी किया हुआ मिलेगा, केवल उसको किराया देना होगा और कोई भी उद्यमी वहां पर अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार की जो सुविधा है उसे प्लग एंड प्ले सुविधा कहा जाता है, जो कि विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से संबंध रखती है। तो बी हमारा इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, जिसे सैम की समस्या कहते हैं। तो ये जो सैम की समस्या है ये किससे संबंधित है? रेत के टीलों के निर्माण से। तो रेत के टीलों के निर्माण से जो संबंधित है उसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। तो ये तो है नहीं। पारिस्थितिकी में परिवर्तन, चेंज इन इकोलॉजी और मिट्टी का कटाव और क्षरण। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट अगर विकल्प देखें तो सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो सैम की समस्या है वो आपका एरोजन ऑफ सॉइल होती है, यानी कि मिट्टी का यहाँ पर क्षरण होता है। सेम अगर देखा जाए तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिले, सॉरी उत्तर पश्चिमी जिले, जहां पर इंदिरा गांधी नहर बहती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो ग्रस्त जिले हैं वो आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर है। ठीक है, गंगानगर का सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के रावतसर वगैरह ये सबसे ज्यादा सैम से ग्रस्त जिले हैं। क्योंकि सैम क्या होता है कि यहाँ पर जो नहरें बहती है और नहरों से पानी का जब रिसाव होकर आसपास की भूमि में चला जाता है तो वो भूमि है वो दलदली हो जाती है और केशाकर्षण विधि के माध्यम से भूमि के जो निचला स्तर है वहां से जो लवण की मात्रा है वो भूमि के सतह पर आकर के फैल जाती है, जिससे भूमि में लवण की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का क्षरण भी कह सकते हैं, सॉइल एरोजन। तो ये एक सैम की प्रमुख समस्या है, जो कि एक इकोलॉजिकल परिवर्तन भी है, पारिस्थितिकी समस्या भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है? जयपुर, कोटा, अलवर और अजमेर।
तो राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नीमराणा अलवर में जापानी औद्योगिक पार्क स्थापित किया है। कहाँ पर? नीमराणा में, अलवर के नीमराणा में। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में जैतून तेल संयंत्र स्थित हैं। लूणकरणसर, सरदार शहर, मंडोर और देशनोक। तो जैतून तेल शोध संयंत्र है, ये आपका लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर जैतून की खेती है वो की जाती है। ठीक है। और जैतून मुख्यतः इस तेल का यूज लिया जाता है, वो आपका जैविक ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है। और लूणकरणसर आपका मूंगफली उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ठीक है, लूणकरणसर बीकानेर को। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई। तो राजस्थान सरकार के द्वारा RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कमी, जो आपका कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना 1955 को की गई थी, 1955 को। नेक्स्ट है, राजस्थान में पलास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो ध्यान में रखिए, पलास के वन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से फॉरेस्ट को जंगल की ज्वाला कहते हैं, फायर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो पलास को जंगल की ज्वाला, फायर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और पलास के वन राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी और सवाई माधोपुर इन जिलों में देखने को मिलते हैं। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अलवर जिले में आपके सालर के वन देखने को मिलते हैं, अलवर में सालर। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ में ड्राई टीक फॉरेस्ट, शुष्क जो सागवान के वन है, ये आपके इन जिलों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो आपका आहड़ है, ये उदयपुर में स्थित है, इसे ताम्रवती नगरी, धूलकोट और आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ का जो प्राचीनतम नाम है वो आपका ताम्रवती नगरी के नाम से मिलता है। ठीक है। आहड़ की खोज किसने की? तो आहड़ की खोज की थी अक्षकीर्ति व्यास ने आहड़ का उत्खनन किया। उसके बाद में आपका रत्नचंद्र अग्रवाल ने भी इनका उत्खनन है वो किया था। ठीक है। आहड़ उदयपुर में स्थित है, आयर नदी, बनास नदी के किनारे। ठीक है। बागोर सभ्यता ये आपकी भीलवाड़ा में है, और ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। ठीक है। और आहड़ है आपकी ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है। तो बागोर मध्य पाषाण युगीन, यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिलते हैं। बेराट ये आपकी जयपुर में है। ठीक है। और बेराट, यहाँ पर इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा बात करें बेराट की, तो बेराट में अशोक का एक महत्वपूर्ण शिलालेख, जिसे बाबरू शिलालेख कहा जाता है, ये बेराट के बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली, जिसकी वजह से इसका नाम है वो कालीबंगा पड़ा। और ये घग्गर नदी, जिसे मृत नदी, नट नदी के नाम से जाना जाता है, इस घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा आपकी अवस्थित है। इसकी खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज की। उसके बाद में बीबीलाल, बीके थापर और MD खरे ने इसका उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। तो बाल मुकुंद बिस्सा, इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो जतिन दास कौन से थे? तो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 63 वर्ष यानी कि 63 दिन जेल में भूख हड़ताल करते हुए इनका लाहौर जेल में निधन हो गया था। ठीक उसी पैटर्न पर बाल मुकुंद बिस्सा जी भी भूख हड़ताल करते हुए जोधपुर जेल में अपने प्राण है वो उत्सर्ग कर दिए, इसीलिए इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, बाल मुकुंद बिस्सा जी को। ठीक है। नेक्स्ट है, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। तो भीमलत जलप्रपात है ये आपका बूंदी में मांगली नदी पर स्थित है। मांगली नदी कहाँ है? बूंदी में है। चंबल नदी पर आपका चुलिया जलप्रपात है, चुलिया प्रपात चंबल नदी पर है। ठीक है। और मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है, मेनाल। ठीक है, डिगोद भीलवाड़ा में। और बिडच नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सेपरेटली वीडियो मिल जाएगा, 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट और 2019 वाले भी। तो रिसेंटली आपको 2021 की लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जनवरी 2022 में जारी हुई थी वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान के अगर जिले, ऐसे जिले जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा है, वो है पहला तो उदयपुर, दूसरा अलवर और तीसरा प्रतापगढ़। 12 यहाँ पर दिया गया है, तो 12 का नंबर है, 4 नंबर पर 12 है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं उदयपुर पर कितना फॉरेस्ट है। तो उदयपुर के 2753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। अलवर के 1196 और प्रतापगढ़ के 1034 और आपका 12 के 1010 वर्ग क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। अगर राजस्थान में न्यूनतम वन देखा जाए तो न्यूनतम वन है चूरू जिले में और दूसरा है हनुमानगढ़ में। ये राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनमें वन क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से भी कम है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां पर वन 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से कम है। तो चूरू और हनुमानगढ़, चूरू में कितना है 78 वर्ग किलोमीटर और हनुमानगढ़ में आपका 97 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के टोटल एरिया के 9.60% भाग पर वनों का विस्तार है। कौन सा बांध और उसकी अवस्थिति है वो सही से मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। तो हेमावास बांध ये पाली में स्थित है। ठीक है, तो हेमावास बांध पाली में कौन सी नदी पर है, तो ये आपकी बांडी नदी पर स्थित है। बांडी लूणी की सहायक नदी है। इसके अलावा पाली में जवाई नदी पर जवाई बांध भी बना हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। बांकली जो बांध है ये आपका बांसवाड़ा में नहीं है, ये आपका जालोर में है। सुकड़ी नदी पर बांकली बांध है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है और पिचियाक बांध जोधपुर में है। इस पिचियाक बांध को जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। कौन सा बांध, जसवंत सागर। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने इस बांध को बनाया था और इसलिए इसे जसवंत सागर कहते हैं। चूंकि ये जोधपुर के फलोदी के पिचियाक गांव में स्थित है, इसलिए इसे पिचियाक बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, देवनारायण जी के भोपे। तो ये बिल्कुल सही है, देवनारायण जी के भोपे के द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ बांचते समय किया जाता है। और बाबू जी की फड़ बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्ता। ठीक है, तो कई बार सवाल पूछा गया है कि बाबू जी की फड़ बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो रावण हत्ता के द्वारा, रावण हत्ता का। और देवनारायण जी की फड़ बांचते समय जंत्र वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किस लोक कला की के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में देखा जाता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान की अगर लोक कला की बात करें तो फड़ हो गई, सांजी, व्हील, कावड़, ये सारी की सारी लोक कला है। ठीक है, और बस्सी ग्राम है चित्तौड़गढ़ का, उस बस्सी का एक यहाँ पर पुश्तैनी जात है जिसका नाम है खिरादिया। ठीक है, यहाँ के खिरादिया जाति के लोग कावड़ का है वो निर्माण करते आ रहे हैं, परंपरागत रूप से कावड़ बनाते आ रहे हैं। अब कावड़ क्या है, सांजी क्या है, फड़ क्या है, व्हील क्या है, ये मैं आपको एक फोटो के माध्यम से अच्छी तरीके से बता देता हूं ताकि आप कभी इन चीजों को भूल ना पाए। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, आप देख रहे हैं ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये आपकी कावड़ है। क्या है, कावड़ है। तो कावड़ क्या होती है, तो कावड़ एक काष्ठ कला है। ठीक है, काष्ठ कलाकृति है जो कि लकड़ी से बनी होती है और उसके विभिन्न कपाट होते हैं। तो आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि काष्ठ क्या मतलब, कावड़ क्या है। तो कावड़ क्या होती है,
मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, ठीक है, जिसके विभिन्न द्वार होते हैं और प्रत्येक द्वारों पर देवी देवताओं के इस प्रकार से चित्र है वो बने होते हैं। और जैसे जैसे जो कावड़ के साथ में देवी देवताओं के भजन वगैरह वाचन वगैरह होता है, तो उसके द्वार है वो खुलते जाते हैं। और जैसे जैसे द्वार खुलते जाते हैं, भगवान कृष्ण, राम, सीता, राधा, इस प्रकार के देवी देवताओं के चित्र है वो दिखने लगते हैं। तो ये आपकी कावड़ है। और कावड़ के संबंध में ध्यान में रखना है कि ये आपकी चित्तौड़गढ़ के जो बस्सी गांव है, बस्सी के खिरादियों की परंपरागत कह सकते हैं। मैंने आपको बताया खिरादियों की परंपरागत ये एक लोक कला है। और इसके जो कलाकार है वो मांगी लाल मिस्त्री है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मांगी लाल, सॉरी, मिस्त्री इस काष्ठ कला के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर विकल्पों में और भी चीजें दी गई है, जैसे फड़। तो फड़ आप सभी को पता है, जैसे देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़। तो फड़ क्या होती है, यानी कि कपड़ा होता है और उस कपड़े पे देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित किए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं देवी देवताओं के। और उन चित्रों को एक लोक गाथा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे ही कहते हैं फड़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसको भी। ये आपकी फड़ है, ठीक है। इस प्रकार से फड़ का है आपका मंचन होता है। और इसके साथ में देवी देवताओं के जो भी उनके अवतार से लेकर के जन्म से लेकर के एंड तक जिन्होंने देवी देवताओं ने जो कार्य किए हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया जाता है, उनके चमत्कारों के बारे में बताया जाता है। जैसे देवनारायण जी की फड़ हो गई, पाबू जी की फड़ हो गई, रामदेव जी की भी फड़ बांची जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा एक विकल्प में और चीज दी हुई है, वो है आपकी सांझी। तो सांझी आपकी श्राद्ध पक्ष में इस प्रकार से घरों की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र है वो उकेरे जाते हैं। तो ये आपकी सांझी होती है। तो सांझी के संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि ये आपकी कौन से पक्ष में होती है, श्राद्ध महीने में। और दसरा होता है, दसरा से पूर्व सांझी का आयोजन है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है मेनली, ठीक है। और सांझी पार्वती का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज है आपकी राजस्थान की लोक कला के संबंध में, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सांझी हो गई, कावड़ हो गई, फड़ हो गई, और रह क्या गया, व्हील। तो व्हील क्या चीज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये व्हील है, यानी कि व्हील मोस्टली आपके पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण परिवेश में काफी लोकप्रिय है। और ये क्या होता है कि छोटे छोटे घर टाइप इस प्रकार से होते हैं, बांस से और गोबर से मिलकर के। वैसे मेनली घोड़े की लीद से और बांस से है। ये छोटी छोटी खपचियां बना करके इस प्रकार से छोटे छोटे घरनुमा ये आकृति है, हवा महल की तरह बनाए जाते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के बर्तन वगैरह है वो रखे होते हैं। तो ये विशेष तौर पर आपके पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में सबसे ज्यादा घरों में देखने को मिलती है। तो ये व्हील, फड़, सांझी जो भी मैंने आपको बताया अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और फोटो के माध्यम से आपको प्रत्यक्षतः बता दिया ताकि आप अच्छी तरीके से इन्हें लॉन्ग समय तक याद रख सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। और भूप सिंह के नाम से उसके बाद में ये राजस्थान आते हैं। और राजस्थान आने के बाद में ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का 1916 में नेतृत्व करते हैं। और उसका नाम है वो चेंज कर देते हैं, विजय सिंह पथिक कर देते हैं, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक का मूल जो नाम था, वास्तविक नाम था, वो आपका भूप सिंह था। और इन्होंने राजस्थान सेवा संघ, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकिर और विजय सिंह पथिक ने मिलकर 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। उसके बाद में इन्होंने एक महत्वपूर्ण संगठन जो किसानों के लिए ही था, जिसका नाम है विद्या प्रचारिणी सभा, इस विद्या प्रचारिणी सभा का भी गठन किया। और आपका एक महत्वपूर्ण
बिजोलिया किसान पंचायत का भी इन्होंने गठन किया, जिसे ऊपरमाल पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख कला केंद्र और सुमेलित इसमें नहीं कौन से हैं। तो थेवा कला सीकर की, तो यही सुमेलित नहीं है। थेवा कला कहाँ की है, तो थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की है। ठीक है, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का जो राज सोनी परिवार है, राज सोनी परिवार, ये आज से लगभग 500 वर्ष, 400-500 वर्ष पूर्व से इस थेवा कला को परंपरागत रूप से एक ही परिवार तक ये सीमित है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाता हुआ आ रहा है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। गलीचा निर्माण का कार्य आपका जयपुर में होता है। इसके अलावा जयपुर में मीनाकारी प्रसिद्ध है। ठीक है, और आपकी जो कामचीनी है, ब्लू पोट्री है, ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। और कठपुतली है आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है। जो भारतीय लोक कला मंडल है, ये कठपुतली को संरक्षण दे रहा है। ठीक है, तो इनको देश विदेश में पहचान दिलाने का कार्य भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खीराबाद रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीता। कब जीता, 1308 में, और इसका नाम क्या रखा, खीराबाद। रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम है इन्होंने खिजराबाद रखा। ठीक है, खिजराबाद। और आपका जालोर दुर्ग है, इसका नाम रखा था जलालाबाद। तो जालोर दुर्ग को कब जीता, तो जलालाबाद जालोर को जीता 1311 में। चित्तौड़गढ़ को जीता 1303 में, और रणथंबोर को जीता था 1301 में। ठीक है, रणथंबोर दुर्ग का प्राचीनतम जो नाम है वो रणस्तंभपुर मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है, तो बिजोलिया अभिलेख आपका बिजोलिया भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका जो काल है ये 1170 ईस्वी का है। ठीक है, इस अभिलेख के जो रचयिता है वो गुणभद्र नाम मिलता है इनका। ठीक है, गुणभद्र। और इस अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि 551 ईस्वी में शाकंभरी के आसपास में वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की नींव डाली। और जो सांबर झील है इसका भी निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, ये इसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये चौहानों के संबंध में जानकारी देने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से उत्पन्न बताया गया है। साथ ही साथ इस शिलालेख में राजस्थान के जो प्राचीन ऐतिहासिक नगर है उनके नामों की भी जानकारी मिलती है। जैसे इसमें बताया गया है कि जो आपका जालोर है उसका पुराना नाम जाबालीपुर था। श्रीमाल भीनमाल का नाम था। इसके अलावा आपका अहिछत्रपुर जो नागौर के आसपास का एरिया है उसका नाम अहिछत्रपुर था। ठीक है, दिल्ली का ढिल्ली का था। तो ये सारे के सारे प्राचीन नाम है, ये आपके बिजोलिया अभिलेख में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विकल्प दिए हुए हैं कुछ सन के, तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए 953 ईस्वी में उदयपुर से एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है सारणेश्वर लेख। तो सारणेश्वर लेख कब मिला, 953 ईस्वी में। 1273 ईस्वी का तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, जिसका नाम है चिरवा का शिलालेख। चिरवा का शिलालेख ये भी उदयपुर से प्राप्त हुआ है 1273 ईस्वी में। ठीक है, और चिरवा का जो शिलालेख है, इस शिलालेख के रचयिता भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चिरवा का शिलालेख, इस शिलालेख में मग जातीय शाक द्वीपीय ब्राह्मणों, सॉरी, जो आपका घटियाला का शिलालेख है जोधपुर का, ठीक है, वहां से मग जातीय शाक द्वीपीय ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। और ये जो शिलालेख है आपका, हम बात कर रहे थे चिरवा शिलालेख की, तो चिरवा शिलालेख से हमें मोस्टली बप्पा रावल से लगा करके समर सिंह है वहां तक के इतिहास की जानकारी मिलती है मेवाड़ राजवंश के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। ये प्रश्न पहले भी आरपीएससी के द्वारा एक बार पूछा गया था। तो स्वरूप दे झाली ये मालदेव की रानी थी जिन्होंने बहुजीरो तालाब नामक तालाब है जो कि मंडोर में है, यहाँ पर इन्होंने बहुजी का तालाब का है वो निर्माण करवाया था।
और उमादे जो भटियाणी है ये मालदीव की रानी थी, जो कि रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मिलान सही नहीं है? वादक रजब अली खान वीणा वादक, ठीक है, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जिलाई भाई मांड गायक, और रविशंकर नड़ वादक। तो रविशंकर यहाँ पर नड़ वादक ये सही नहीं है, नड़ वादक है प्रसिद्ध कर्णा भील। कर्णा भील प्रसिद्ध नड़ वादक हैं। ठीक है, इसके अलावा वीणा की बात करें तो मोहन वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका है सारंगी वादक, सारंगी वादक है सुल्तान खान, ये अच्छे से ध्यान में रखना है, एक बार पूछा भी गया है RSSB द्वारा। इसके अलावा अलगोजा वादक, अलगोजा वादक है दोंदे खान। ठीक है, और अगर बात करें प्रसिद्ध बपंग वादक की, तो जहूर खान मेवाती प्रसिद्ध बपंग वादक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। खड़ताल वादक सद्दीक खान, तबला वादक चतुरलाल। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध राजस्थान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इनको बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इससे संबंधित भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और हम प्रत्येक पेपर में ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दो सवालों के आसपास में दो चार और भी चीजें आपको बताएं। तो जैसे जैसे इस प्रकार से सवाल आते जाएंगे, हम इन चीजों का डिस्कस है वो करते जाएंगे, ताकि आपको और अच्छी तरीके से चीजें याद रहें। नेक्स्ट राजस्थान में जोरावा है, तो राजस्थान में जोरावा क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो जोरावा एक गीत है जो कि विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला एक विरह गीत है। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। नेक्स्ट, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोकनाट्य, नौटंकी, गौरी और ख्याल लोकनाट्य। तो ये आपके प्रसिद्ध जिनका नाम दिया हुआ है गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी, तो ये आपकी किससे संबंधित है? नौटंकी लोकनाट्य से संबंधित है। अब ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नौटंकी आपकी उत्तर पूर्वी राजस्थान अलवर भरतपुर की, अलवर भरतपुर की नौटंकी आपकी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं स्वांग की, तो स्वांग के लिए आपके प्रसिद्ध जो कलाकार है वो जानकी लाल है, जानकी लाल भांड, जो कि भीलवाड़ा के हैं, स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार है। और गौरी लोकनाट्य ये आपके किसका है? मेवाड़ का है, भीली जनजाति का, इसे राय लोकनाट्य के नाम से भी जाना जाता है। और आपको कमेंट करके इसका जवाब बताना है कि गौरी लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। ख्याल की बात करें तो ख्याल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे जयपुरी ख्याल है, तो जयपुर का जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल के कलाकार कौन है? मनरंग भूपत खान। ठीक है, इसके अलावा आपका कुचामनी ख्याल है, तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी माने जाते हैं। और दोसा का ख्याल है, हेला ख्याल दोसा का, तो हेला ख्याल दोसा का कौन है? शायर हेला। इसके अलावा आपका तुर्रक तुर्रा कलंगी ख्याल है, जिसके तुकनगीर और शाह अली प्रमुख कलाकार हैं। तो ये चीजें भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो आप नियमित तौर पर इस सेशन को जुड़े रहें, पसंद करें, अपने और साथियों के साथ शेयर करें, और निश्चित रूप से आपको सफलता में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। नियमित रूप से और भी अपने मित्रों के साथ में आप शेयर करते रहिए, देखते रहिए। इसके अलावा मैराथन वीडियोस भी डाले हुए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका भी लाभ आप ले सकते हैं, जिसमें 2021 से पहले के पेपर्स हैं। और साथ ही साथ आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके वहां पर प्री टेस्ट सीरीज है उसका भी हिस्सा ले सकते हैं। और राजस्थान की विभिन्न जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस वगैरह स्टडी मटेरियल आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ उस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर, और आपके
RO, EO, AEN, हाई कोर्ट, LDC, JEE, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, तो उसका आप हिस्सा अवश्य बने। निश्चित रूप से आपकी सफलता में कारगर और मील का पत्थर है वो साबित होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।